नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें 23 महीने बाद अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां जेल से बाहर आने वाले हैं। सुबह 9 बजे ही उनकी रिहाई हो जानी थी, लेकिन जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो रही थी उस वक्त एक पूरा मामला सामने आया जब पता चला कि रामपुर कोर्ट में एक केस चल रहा है और उससे जुड़े हुए मामले में 6000 की जो जमानत राशि थी वो जमा नहीं है, जिसकी वजह से पेच फंस गया और जो उनके समर्थक पहुंचे थे, उनके बड़े बेटे अदीप पहुंचे थे उनको लेने के लिए, बड़ी तादाद में पहुंचे थे, उनको खाली हाथ वहां से वापस लौटना पड़ा। जब 10 बजे रामपुर कोर्ट खुली है तो 3-3 हजार के जो बॉन्ड भरे गए हैं, जिसके बाद अब उनकी रिहाई का जो पूरा मामला है वो अब साफ हो चुका है और करीब अब से कुछ ही देर बाद या यूं कहें कि 2 बजे के भीतर आजम खां जेल से बाहर आएंगे। 23 महीने के बाद आ रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में एक और नई चर्चा छिड़ गई है कि क्या वो अपनी पार्टी जिसके संस्थापक सदस्य थे उसी पार्टी में रहेंगे या फिर नई पार्टी की तलाश या यूं कहें कि नई पार्टी का दामन वो थामेंगे, क्योंकि इस तरीके की चर्चाएं इस वक्त कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में है कि दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती की और आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके बसपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि 9 अक्टूबर को यहां पर एक बड़ी रैली होनी है और 9 अक्टूबर को शायद आजम खां बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। फिलहाल अभी वो जेल से बाहर आएंगे, उनका सियासी कदम अगला क्या होगा इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं सोच समझ के ही आजम खां किसी भी पार्टी का या कोई नया रास्ता इख्तियार करेंगे। अगर बात करें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की, बड़े नेताओं की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खून पसीने से सींचा है उन्होंने समाजवादी पार्टी को, वो कहीं भी नहीं जाने वाले। और अगर कुछ और लोगों की बात करें तो वो ये बता रहे हैं कि जो कद उनका समाजवादी पार्टी में है, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो शायद उस तरीके के कद, उस तरीके का रुतबा नहीं रह जाएगा। तो तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही हैं और वो जब जेल में थे तो उस वक्त जो भीम आर्मी चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं एक सियासी एक नया दल बनाने के लिए, कहे कि एक नया समीकरण तैयार करने के लिए, दलित और मुस्लिम का समीकरण तैयार करने के लिए उन्होंने आजम खां को एक बड़ा एक बेहतर विकल्प बताया था और उन्होंने कहा था कि अगर वो आते हैं, आगे आते हैं तो इस तरीके की स्थितियां पैदा होंगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात हुई है तंजीम फातिमा जो कि आजम खां की पत्नी है, या फिर ये सारी की सारी अटकलें हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर साफ तौर पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं बल्कि आजम खां से जुड़े हुए उनके नजदीकी ये बता रहे हैं कि दिल्ली में तंजीम फातिमा की कोई मुलाकात नहीं है। फिलहाल ऐसी सारी अटकलें हैं, इसको लेकर के जो खबरें राजनीतिक गलियारों में है, इस पर तभी विराम लगेगा जब आजम खां इस पर कुछ बोलेंगे या फिर वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके बीएसपी में शामिल होंगे। लेकिन एक बात ये भी बता दें कि जब कल इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव से सवाल किया गया सपा प्रमुख से, तो उन्होंने हंस करके इसको टाल दिया। अब देखने वाली बात होगी कि जेल से बाहर आने के बाद सियासी गलियारों में और जो राजनीति है, सियासी कदम क्या होगा आजम खां, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, रायबरेली की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण दो खबरें हैं। सबसे पहली खबर पे मैं आता हूं। अगर वो पहली खबर में बात करूं तो हमारे पास एक तस्वीर है, तस्वीर तो नहीं है, वीडियो है, और प्रभारी मंत्री राकेश सचान का। तो हम चाहेंगे कि कुछ सेकंड के लिए प्लीज एक बार हमारा असाइनमेंट। आवाज टॉयलेट गए हैं कहाँ? घर में। देखिए बड़ी गंभीर शिकायतें हैं, उसमें आप टेस्ट में तो फेल हो गए, हमारा फोन भी नहीं उठाया आपने। यही शिकायतें हुई थी कि उनको फोन मिलाइए, उठाते ही नहीं, उन्हें कभी जवाब दे बात करो, हमने कहा मिलाइए।
अखंड पूरी घटना अगर बात करें तो मंत्री आए थे अपनी जो है जीएसटी को लेकर सरकार की तारीफ करने, और तारीफ के लायक जीएसटी करीबी है, ये जनता डिसाइड करेगी या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ जीएसटी डिस्काउंट जो हुए थे उनको लेकर के जितने भी प्रभारी मंत्री हैं प्रदेश के, वो अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने जो है पहुंच करके वहां पे अपनी अपनी जो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो अगर बात करें केंद्र सरकार की जो रणनीति है और जो काम कर रहे हैं जीएसटी को लेकर के, उसके अपना जो है लोगों के बीच में आकर के बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पत्रकार भी पहुंचते हैं कुछ, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप कुछ पत्रकारों ने कहा कि चाहे वो सीडीओ हो, चाहे डीएफओ हो, मतलब ओवरऑल चाहे जितने अधिकारी हो, किसी का सीओजी नहीं उठता। तो मंत्री जी ने कहा ऐसे कैसे नहीं उठता, अध्यक्ष जी बैठे हमारे बगल में, ऐसे कैसे नहीं उठता। अच्छा, मेरे सामने लगाइए फोन, मंत्री जी के पीआरओ ने, और सबसे पहला फोन अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने लगाया, फोन नहीं रिसीव हुआ पहला। फिर मंत्री जी की तरफ से फोन लगाया जाता है, फोन नहीं उठता। पत्रकार लगाते हैं, फोन नहीं उठता। सीडीओ और डीएफओ को, फिर डीएफओ का कॉल बैक आता है, मंत्री जी जो बात कर रहे थे, पूछा मंत्री जी ने कहा है, तो बोले सर यही घर पे है क्या? नहीं नहीं, हाँ सर। अच्छा, ये बात हो रही थी। उसके बाद मंत्री जी ने कहा आप फोन नहीं उठाते, यहाँ मीडिया वाले शिकायत कर रहे हैं, हम लोग शिकायत कर रहे हैं, आप ऑफिस में मिलते नहीं किसी से। कई ऐसी बातें हुई। मंत्री जी ने कहा कहाँ है, कहे सर टॉयलेट में। मंत्री काम करने आए हैं, डीएफओ साहब टॉयलेट में थे। और दूसरी चीज, जब मंत्री जी ने कहा फोन उठाया करिए, शिकायत नहीं, तो जवाब क्या आ रहा है डीएफओ का, हाँ सर फोन तो उठना चाहिए। ये कुछ सेकंड का वीडियो प्ले, 3 मिनट का वीडियो, उस पूरे वीडियो में लास्ट में कहते हैं हाँ सर फोन तो उठना चाहिए। मतलब वो मंत्री जी को सिखाने लगे। मंत्री जी हंस के कहे, हंस के बोलने लगे, अरे मैं आपको कह रहा हूं आप भी तो इसको पालन करिए, आपका भी फोन उठना चाहिए। तो और ये सोशल मीडिया, रायबरेली के जितने भी रायबरेली है या और भी जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वो हर जगह वायरल है मंत्री जी की ये वीडियो। और इसको लेकर के अब आप सोच सकते हैं, उन्होंने कहा सीधे सीधे लास्ट में कि मैं डीएम को पत्र लिखूंगा कि जितने सीओजी, हर प्रभारी मंत्री अपनी फॉर्मेलिटी है, कुछ कार्रवाई भी होती है। लेकिन जो अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैंने चंद सेकंड पहले सीडीओ का वर्जन लेने के लिए कॉल किया, तो उसका गनर उठाता है फोन, सर सीडीओ साहब तो मीटिंग में है, कोई आया है। मैंने कहा फोन पहुंचा दीजिए, बता दीजिए फला पत्रकार का फोन आया है। मैं ठीक से पहुंचाता हूं। उसके बाद मैंने 4 बार फोन किया, सीडीओ अर्पित उपाध्याय का फोन नहीं उठाया। हो सकता है कॉल बैक आए, हो सकता है मीटिंग में थे, लेकिन पत्रकार को वर्जन लेना है। अब बिना वर्जन के अगर पत्रकार खबर चलाएगा सीडीओ महोदय, डीएम साहिबा, तो आप उसे मुकदमा लिखवा देगी कि आपने खबर क्यों चला दी। एक खबर का टाइम होता है, आपके तरीके दिन भर या जनता की समस्या सुनने का टाइम नहीं है पत्रकार के पास। एक खबर का टाइमिंग होता है, खबर चाहे प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको लिखने का, पढ़ने का, भेजने का, उसके इनपुट को भेजने का टाइम होता है, और वो आपके वर्जन का भेज करके खबर नहीं भेजेगा, अदरवाइज वो अपने संस्थान से हाथ धो देगा। अब ये इनको कौन एक्सप्लेन करेगा? इनको तो मीटिंग में थे, सर फोन नहीं उठा, सर पत्रकार आए थे लेकिन मिल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये तनख्वाह ले रहे हैं जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रायबरेली एक ऐसा जिला बन चुका है जहां के 2 मंत्री हो, अगर मंत्री कहें प्रभारी मंत्री राकेश सचान पहुंचे थे, उन्होंने अधिकारियों को फोन किया, और आप मतलब कल से कुछ दिन पहले खुद दिनेश प्रताप सिंह जो कि मंत्री हैं, रायबरेली से आते हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था और तमाम अधिकारियों को अवहेलना की बात की थी, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा था, उनको एक निर्देश दिया था कि सभी जनप्रतिनिधियों का फोन उठना चाहिए बाकायदा। लेकिन हालात कैसे हैं कि पत्र को लिखे हुए हमें लग रहा है कि 15-20 दिन या महीने भर भी गुजर गए होंगे, लेकिन हालात में कुछ सुधार नहीं है कि प्रभारी मंत्री जब पहुंचते हैं, और प्रभारी मंत्री अगर जिले में पहुंचते होंगे तो इसकी जानकारी, इसकी भनक तमाम अधिकारियों को लग पहले से ही जाती होगी, और उस दरमियान भी कि कोई छूट ना जाए, कोई गलती ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसीलिए बोल रहा हूँ, बाकायदे प्रोटोकॉल आता है, सूचना अधिकारी प्रोटोकॉल डालता है ग्रुप में, और जितने अधिकारी जिस विभाग की मीटिंग वो लेते हैं, उस विभाग में वहां के अधिकारी मौजूद रहते हैं। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिले का सारा अधिकारी एसपी डीएम से लेकर के, अगर वो डीएम और एसपी ज्यादा बिजी नहीं है तो वेलकम करने के बाद वो अपना काम के लिए निकल जाते हैं। मंत्री जी कहते भी हैं उनसे कि आप अपना काम करिए, जब तक भी जाइए अपना काम। क्या से भी बड़े हो गए हैं क्या अधिकारी
कि आम जनता का तो फोन उठाना उन्होंने अब उनको समझ में नहीं आता कि उठाना ही नहीं है, पत्रकार का फोन उठाना ही नहीं है, खुद तो सवाल पूछेगा। लेकिन जब मंत्री फोन भाई कर रहे हैं, अगर सवाल ये है, अगर सवाल ये है, अगर सवाल ये है कि पत्रकार का फोन उठाएगा, करना करो, आराम से बैठे रहो, घर ही में रहो, तनख्वाह घर से ही ले लो, बता दो भैया हमारी जगह किसी और को तैनात कर दे, गनर को तैनात कर दे, हमारे सुरक्षाकर्मी किस चीज को मन में आया, हमारे पीआरओ को तैनात कर दे, पीए को तैनात कर दे, हमसे काम नहीं हो पा रहा है, साफ तौर पे कह देना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारियों से इस तरीके से बचेंगे अगर, चाहे वो पूरे प्रदेश की बात हो रही हो, तमाम जगह से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं लगातार इस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब ये लोग हमारा फोन नहीं उठाते तो आम जनता के साथ इनका क्या व्यवहार होगा, किस तरीके से पेश आते होंगे, समझ से परे है, कैसे समस्याओं को दूर करेंगे। मेरा एक सवाल है सिर्फ यहाँ के अधिकारियों से या प्रदेश के जो अधिकारी हैं जो फोन नहीं उठाते, पत्रकार आपकी खबर बिना वर्जन के लगाता है तो आप उसके खिलाफ एक तहरीर दे देते हैं, क्योंकि आप सीडीओ हैं, आप डीएफओ हैं, आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं या नगर पालिका ईओ है, आप फलाने हैं, आप धमकाने हैं, है ना। पत्रकार बिना वर्जन के खबर लगाएगा तो भाई उसको जो वर्जन मिला है अपने सूत्रों से उस पर खबर लगाएगा वो, और अगर वो खबर लग गई उसके संस्थान में तो बेसिकली आप पत्रकार को पार्टी बनाते हो, आप उसके खिलाफ मुकदमा लिखते हो, क्योंकि इन्होंने मेरा, आप तो सीधे सीधे लिख दोगे कि पत्रकार ने मुझे फोन किया नहीं, मेरा वर्जन लिया नहीं, उसके बिहाफ पे आप एप्लीकेशन दे दोगे, पत्रकार पे मुकदमा लिखवा दोगे और फोन उठाओगे नहीं। तो इस पे जवाब प्रभारी मंत्री को नहीं देना है, प्रभारी मंत्री भी अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, यहां जवाब डीएम साहिबा को देना है कि डीएम साहिबा, क्योंकि दो साल का अगर देखिए डीएम साहिबा ने, अगर मेरे बात क्या जवाब देंगे ये लोग, क्या जवाब देंगे। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि अगर इतनी ज्यादा इन लोगों के अंदर सारी चीजें, इनके अंदर इस तरीके का रुतबा है कि मंत्री भी इतना बड़ा हो गया तो आम जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार कर दूंगा, फोन तो उठाना लाजमी समझेंगे ही नहीं भाई, ये समझ से परे ही है। क्या कोई कार्रवाई होगी, अगर कार्रवाई होती तो इस तरीके की स्थितियां पैदा होती कि एक अधिकारी को मंत्री फोन कर रहा है और जबकि प्रोटोकॉल सारी जगह दिया होगा कि मिनिस्टर आज प्रभारी मंत्री आएगा, हो सकता है औचित्य मिनिस्टर को निकल जाए तो वहां पर मौजूद होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों को तो पता है कुछ होगा ही नहीं, हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि अधिकारी को पता, अधिकारी आएगा, मंत्री आएगा, डीएम आएगी, चिट्ठी आएगी, लेटर आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन ओवरऑल ये एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा मीडिया में, तीसरे दिन क्या होता है, क्योंकि हर मीडिया, हर न्यूज चैनल या प्रिंट मीडिया अगले दिन नई खबरों पे लग जाता है, और नई खबरों को जाकर के, क्योंकि पुरानी खबरें हम लोग भी जो है उस तरीके से फॉलोअप नहीं देते, बड़ी खबरें होती है तो 4-5 दिन फॉलोअप पे चलती है, लेकिन उस तरीके की जो कहानी है, जो रणनीति है, वो अधिकारियों को पता है कि यहाँ पत्रकार फोन करेगा, 2 फोन करेगा, क्योंकि पत्रकार के पास इतना समय नहीं हो कि दिन भर फोन करेगा। तो ये इनकी बड़ी मेंटेलिटी है कि इस तरीके का वर्जन ना देना और अपने खबरों पे अपने सामने ना आना, मीडिया से बात नहीं करना, और अगर क्या तरीका है इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश की जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार नियुक्त करती है, आपको वहां पर तैनात करती है, उसके बावजूद अगर वहां पे आपकी तैनाती के बाद भी सारी की सारी स्थितियां ऐसी ही रहती हैं कि आप आराम से घर में बैठे हैं, मंत्री फोन कर रहा है तो पता चल रहा है कि आप बाथरूम में, ठीक है, बाथरूम में हो सकते हैं, किसी विशेष मीटिंग में भी हो सकते हैं, सब कुछ करिए, पर जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए आपको फील्ड पर तैनात रहना है, और ये जरूरी कदम है। बहुत संक्षेप में बताइएगा इंद्रवीर, बहुत सारे साथी हमारे साथ। बिल्कुल संक्षेप में। दूसरी खबर यह है कि थाना नसीराबाद से, प्लीज आप म्यूट कर दे, किसी के पास बैकग्राउंड आ रहा है बाइक का। जितेंद्र बंद कर दीजिए, अपना म्यूट कर दीजिए साउंड। बताइए। अगर दूसरी खबर थाना नसीराबाद की है, दूसरी खबर ऐसी है जहां पर जो है लगातार चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है, और ये चोरी ऐसी हुई है कि लूट हुई है, और लूट महिला के घर हुई है, क्योंकि लूट को लेकर के शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश अलर्ट रहता है, अगर 1 रुपए की लूट है या 1 लाख करोड़ की लूट है, लूट हुई है तो थाना अध्यक्ष एसपी को जवाब देना पड़ेगा, और बड़े स्तर पे उस पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करती है। दूसरी घटना नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत से आई है, जिसपे जो है जो लूट हुई है, इस लूट में महिला को बांधकर, बंधक बनाकर उसके घर में बंधक बना करके चारपाई से लूट के चले गए हैं, जो कि कई सारे सोना चांदी के अपने उनके आइटम थे, और कई सारे, मतलब ओवरऑल लूट हुई। और एसपी थाना नसीराबाद यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर है, तो वहां पे मौके पर खुद पहुंचे सुबह मॉर्निंग में आज, और वहां पहुंच करके निरीक्षण भी किया है, जिसमें एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और एसपी खुद थाना अध्यक्ष पूरी फोर्स के साथ वहां मौजूद है। और ये दूसरी घटना है, एक ऐसी घटना पहले आई थी जिसमें जो है चोरों को रंगे हाथ थाना नसीराबाद क्षेत्र में ही पकड़ा गया था, और खंबे से बांध करके
वहां भी महिला को लूटने की कोशिश की घर में घुस करके। तो इस तरीके के ड्रोन को लेकर के जो अफवाहें उड़ रही थी, हमने आपके साथ लाइव में भी कहा, उसी ड्रोन के लेकर के वो चोर पकड़े, ड्रोन उड़ाते पकड़ा गया चोर। और ये अब दूसरी घटना कल रात को लूट हुई है, जिसमें जो है लगातार बारा नसीराबाद के क्षेत्र के अंतर्गत बांध करके लूट की गई। हम क्योंकि अपने उसमें विजुअल में दिखा भी नहीं सकते, वो कंटेंट में हमारे यहाँ से राइट नहीं है, तो इस चीज को लेकर के आप देख सकते हैं कि बड़ी घटना हुई है रायबरेली में, जिसको लेकर के हाहाकार मचा और एसपी खुद मौके पर पहुंचे। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, अब इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और अगर एक के बाद दूसरी घटना होती है अगर ना उसी क्षेत्र में, तो चैलेंज है उन अपराधियों का पुलिस को खुला। तो साफ तौर पर कि इस चैलेंज को या तो स्वीकार करके उन अपराधियों तक पहुंचे और अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे डाले, तो शायद वो जो चैलेंज दे रहे हैं उस चैलेंज में कहीं ना कहीं पुलिस दिखेगी कामयाब कि उन्होंने अपराधियों को पकड़ा है। लेकिन अगर इसी तरीके की घटना को अंजाम देने के बाद दूसरी घटना को भी अंजाम देते हैं और उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है, अपराधी उनकी पकड़ से दूर होते हैं, तो ऐसे ही सवाल खड़े होंगे और एक के बाद एक तीसरी घटना भी घट सकती है, क्योंकि अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एसपी से पूछिएगा कि इस तरह की घटनाएं लगातार अगर बढ़ रही हैं तो उसके पीछे जो लोग दोषी हैं पुलिस क्या कार्रवाई करे, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि लोगों के मन में डर और भय है, इसकी वजह से रात को जागने के लिए मजबूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आज बहुत बड़ी खबर है, जो कि आपको बता दें कि आज मुनेश त्यागी यहाँ कांग्रेस के नेता हैं, वो मर्यादा भूल गए हैं कि उन्होंने क्या शब्द कहा है और क्या कह रहे हैं। एक वीडियो उन्होंने जारी किया है। यह पूरा मामला पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या पूरा मामला है। यहाँ पर पिछले 2 सालों में 2-2.5 सालों में गुलदारों का लगातार हमला हो रहा है। उन हमलों को लेकर लगभग 35 लोग यहाँ गुलदार का शिकार हो चुके हैं। उसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक कांग्रेस नेताओं को एक आदेश जारी किया गया है कि आप लोग जाइए और जो भी पीड़ित हैं उनके घर जाकर ये पता करिए कि आप लोगों को क्या मुआवजा मिला है और क्या जो भी डिटेल उन्हें दिया गया है कि आप जाके वहां पता करिए कि उनको क्या सहायता राशि मिली है या क्या तकलीफ हुई है, सरकार द्वारा क्या दिया गया है। उसको लेकर आज बिजनौर पुलिस ने इन लोगों ने कांग्रेस नेताओं ने एक कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया और उसमें यह कहा गया कि 17 सदस्य सबके घर जाएंगे। पूरे मामले को लेकर जब ये जारी किया गया लेटर, तो कल बिजनौर पुलिस द्वारा इन 17 नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उसके दौरान आज 8 बजे सुबह हाउस अरेस्ट करने त्यागी के घर पहुंची पुलिस। जब उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया, परंतु वीडियो जारी करने के दौरान वो अपनी भाषा की मर्यादा ही भूल गए। वो देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश मैं पीसीसी सदस्य बिजनौर से हूं। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजनौर जिले के अंदर तमाम कांग्रेस के लोगों को हाउस अरेस्ट करने का काम किया है, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी अजय राय जी ने लगाई थी कि गुलदार ने कितने लोगों को खाया है और उन्हें हमारी सरकार ने क्या क्या सहयोग देने का काम किया है। उसके लिए हम लोगों को सुबह ही निकलना था। आज सुबह 8 बजे से सदर थाने की फोर्स मेरे घर पे आई और मुझे यहाँ घर पे अरेस्ट किया गया है। इन्होंने अरेस्ट किया है। हम लोग कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते, हम उन लोगों का पता नहीं कर सकते उनके दिल पे क्या गुजरी है जिसके बच्चे को खा लिया, उस बहन के सिंदूर उजड़ गया, उसके पति को खा गया गुलदार और उसके भाई को खा गया, उसके बहन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। ये बेऔलादे जिस तरह से हुकूमत में बैठे हैं, मैं वही कहूंगा, ये खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को। बिल्कुल अखंड जी, यह पूरी वीडियो लगभग 3-3.5 मिनट की है। ये तो प्ले थोड़ी हुई है क्योंकि पूरी समय की दिक्कत है। और इस वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी इन्होंने तीखी टिप्पणी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी तीखी टिप्पणी की है। यह सोचने वाली बात यह है, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। अगर सरकार पर टिप्पणी करती तो एक बात थी कि सब सरकार द्वारा टिप्पणी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक नेशनल मीडिया ने भी इस बात को नहीं उठाया है। नेशनल मीडिया ने भी ये IBC 24 इस खबर को विस्तार से दिखा रहा है कि आखिर सोचने वाली बात यह है कि मुनेश त्यागी एक कांग्रेस के नेता हैं, ये BCC के सदस्य हैं यहाँ पर बिजनौर में। इन्होंने इस तरह का बयान सीधे प्रधानमंत्री को लेकर अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए कि ये इस तरह से शब्द हम भी नहीं बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि बेऔलादों को पूरी सरकार दे दी गई है संभालने के लिए, इस तरह का शब्द बोल रहे हैं। और भी इन्होंने अभद्र भाषा इस पूरी वीडियो में बोला है। परंतु ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप सरकार पर बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सन्यासी हैं, उन्होंने सन्यास लिया और आज राज्य संभाल रहे हैं। उन पर कोई भी इस तरह का दाग नहीं है
कि कोई कह दे। आप भी जानते हैं और भी मीडिया जानती है, यहाँ तक जनता भी जानती है जिनको उन्होंने सुविधाएं दी हैं। और इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री ने भी संघ का साथ दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं वो। और उनके भी वो क्या लेके जाएंगे वो सब दुनिया जानती है, कुछ लेके नहीं जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ देश पे समर्पित हैं। पर कहने वाली बात अब भी यही है अखंड जी कि इस तरह का शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं मुनीष त्यागी जी, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो इन्होंने है कि जब देखिए, जब आपकी पार्टी का मुखिया या आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है इस तरीके की जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये अदने से कार्यकर्ता भूल जाते हैं मर्यादा। और मर्यादा भूल करके, जो मर्यादा कहते हैं सीमा लांघ करके इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात है, शायद राजनीति के निचले स्तर की जो राजनीति इस वक्त पूरे देश में हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का पद नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीजें शायद आप कहेंगे तो हो सकता है विपक्ष या जिसके बारे में कहा उसके साथ देने वाले, उसके समर्थक आपके लिए भी कुछ ऐसा आप शब्द कहेंगे जो कहीं ना कहीं आपको भी चुभ सकता है। लेकिन फिलहाल ये राजनीति है और कहा जाता है कि राजनीति बड़ी गंदी है, और इसी के चक्कर में राजनेता सब कुछ भूल करके, मर्यादा भूल करके, सीमा भूल करके, अपनी लिमिट को क्रॉस करके इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो निर्देश इनको प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के द्वारा मिले थे कि जा करके उन लोगों जिनको पीड़ा हुई है, जिनके बच्चे को कुलदार ने खा लिया, उनको क्या मुआवजा मिला है, क्या उस निर्देश में क्या ये बात भी लिखी है क्या कि देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके के आप शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? सवाल ये लिखा है क्या उसमें? इस तरीके के पॉइंट्स हैं क्या? ये पॉइंटर बना के दिया गया है क्या? क्या है राजनेताओं का अपना असली चरित्र? ये बहुत बड़ा सवाल है कि राजनीति में मर्यादा इस तरीके से तार तार की जा रही है। लोग एक दूसरे को विरोध करने के चक्कर में देश का विरोध करने लगे हैं। जो संवैधानिक पद है, जो संवैधानिक संस्था है, उसके विरोध में लग गए हैं। आखिरकार इस देश की राजनीति किस ओर जा रही है? क्या सारे लोग अब आजकल की डेट में इस तरीके की घटनाएं जो नेता हैं अगर वो अंजाम देंगे तो आम अदने से लोग जो बैठे हुए हैं उनकी स्थितियां क्या होंगी? अजय, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। बिहार से शुरुआत हुई है, कांग्रेस में देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की बात सामने आई, फिर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा निकल करके सामने आई, और अब इस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस तरीके की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने आप में सोचनीय विषय है कि आखिरकार हमारे देश की जो राजनीतिक भविष्य है, जो राजनेता है, किस कदर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बड़े ओहदे और देश की संवैधानिक पदों पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं बिना सोचे कि उसका असर इस देश की यहाँ की जनता पर क्या पड़ेगा। फिलहाल ये नेता है अजय, और इनका काम है केवल राजनीति करना, और राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर ही जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्तर हो, निचला स्तर हो या बड़ा स्तर हो, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। इनको मतलब नहीं है ना लोगों से ना जनता से, केवल और केवल इन्हें अपनी राजनीति से मतलब है, और इनको राजनीतिक फेम, किसी कहते हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके के कदम उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये भी बिल्कुल अखंड जी, ये बात आपने सही कही है कि ये जो नेता हैं अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करते हैं, परंतु किसी पर भी आप सरकार पर टिप्पणी कीजिए, परंतु आप देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप देश के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। इस तरह का कोई भी राजनेता हो, अगर इतनी समझ होती तो क्या स्थितियां पैदा होती कि देश का पद संवैधानिक पद है, किसी पार्टी के नेता का पद नहीं है। लेकिन इससे परे है, इनको समझ से परे, ज्ञान तो है ही नहीं, सामान्य ज्ञान भी नहीं होता इनको, बस नेता बनते हैं, और नेता कहाँ से बनते हैं भगवान जाने। तो इन सब लोगों की चीजों को छोड़ देना चाहिए। जिस पार्टी या जिस भी लोगों के खिलाफ इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी जो भी लोग करते हैं, कम से कम उन्हें समझ आना चाहिए कि इस तरीके की बातों से जनता के प्रति क्या जाएगा, क्या संदेश जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अजय। अखंड जी, अखंड जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अखंड जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। इनका ये कहना है, इस वीडियो में भी आप वीडियो पूरी प्ले नहीं हुई थी, इनके द्वारा ये कहा गया कि मैं प्रदेश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो प्रदेश की पुलिस उनके लिए कुछ नहीं है, वो सवाल खड़े करेंगे ही। लेकिन ऐसे नेता को कम से कम अपनी पार्टी के जो लोग, इनकी पार्टी है, उनको कम से कम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करके संदेश देना चाहिए। लेकिन फिलहाल वो उनकी पार्टी है, वो क्या एक्शन लेगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस सब चीजों में सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरीके के नेता बयान दिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अजय। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए खबरें दो बड़ी हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, जुड़ती हैं इसलिए क्योंकि लगातार मैं आपसे चर्चाएं कर रहा हूं कि प्रशासनिक अमले ने पूरी रामलीला की तैयारियां तो कर ली हैं, और लेकिन
पुलिस पे बात आती है तो हर वक्त पुलिस, प्रतापगढ़ की पुलिस चर्चाएं में रहती है। और देखिए, जैसे ही पुलिस का नाम लेता हूँ, थोड़ा बहुत मुस्कान आपके भी चेहरे पे भी आ जाती है, हल्की हल्की फुल्की मुस्कुराहट आपके भी चेहरे पे आ जाती है। साफ तौर पे बात करता हूँ, कल शिवरात्रि थी, कल से एक तरीके से मेले का आगाज हो चुका था। और सोचिए, प्रशासनिक अमले ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली, कंप्लीट कर दी। छोटी मोटी तैयारियां हैं जो रह गई हैं, जैसे आप हाई टेंशन तारों की बात करेंगे। फिलहाल मैं भी अपने आवास पे खड़ा हूँ, लाइट नहीं है, असुविधा है थोड़ी सी, लेकिन असुविधा को भी सब सुविधा मान रहे हैं, क्योंकि ये आज तैयार होते हैं तो दीपावली तक सुविधा ये पूरी मुहैया होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है फिर से पुलिस, और पुलिस की थू तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रतापगढ़ पुलिस सुर्खियों में ना रहे। कल शिव बारात निकली, तकरीबन काफी लंबा काफिला था उनका। जब जहां से उठती है, गोपाल मंदिर से उठी, चौक घंटाघर, और घंटाघर से आपको बता दें कि तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर का रेंज होता है, पूरा शहर कवर किया जाता है। वैसे प्रतापगढ़ शहर बहुत ही छोटा है, 5 से 7 किलोमीटर के अंदर में समझ जाता है, लेकिन उस शिव बारात को पूरे शहर में भ्रमण करना होता है। और भ्रमण के दौरान हर एक चौराहों पे रुकना होता है, क्योंकि सब आरती उतारते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि एक मीटिंग की जाती है 20 तारीख को, आईपीएस है और इस समय सीओ सिटी है, प्रशांत राज हुड्डा के द्वारा की जाती। मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, तो और 2-4 पत्रकार और भी मौजूद थे। तो सब लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि सर, सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक के लिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, रामलीला को भी आश्वासन दिया था कि आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए, आपकी यातायात पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से चलेगा। आप ये मान लीजिए कि कल मात्र 1 से 2 किलोमीटर तक तो पुलिस दिखी, लेकिन रामलीला के वॉलंटियर्स जो थे वो ट्रैफिक को खुलवाने का काम कर रहे थे। पुलिस प्रशासन वो बस ये कह सकते हैं कि 5 से 6 पीएससी के जवान दे दिए थे। वो शिव जी के साथ में लगे हुए थे, उस दल के साथ। उन उन वो उनसे कोई कुछ कहता तो उनका कोई काम नहीं था ट्रैफिक हटवाना, वॉलंटियर सारे काम करवा रहे थे। सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं एम्बुलेंस की। देखिए, शहर के बीचों बीच मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के लिए ना कोई इन्होंने डायवर्जन ढंग से किया, और एम्बुलेंस के लिए कई रास्ते हैं जो कि सुचारू रूप से अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज बिना कोई दिक्कत के मेडिकल कॉलेज पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। जहां से एम्बुलेंस आ जा रही है वहीं आप ट्रैफिक वाले कि आप जाइए, आप निकल जाएंगे। तो दिक्कतें देखिए पब्लिक को भी हो रही थी। अगर आप यातायात डाइवर्ट कर देते तो कल जो तकरीबन बारात 9 बजे तक, शिव बारात होने के बाद 9 बजे तक गोपाल मंदिर आ सकती थी, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस के लोग आराम फरमा रहे थे, यातायात प्रभारी आराम फरमा रहे थे। और एक भी उच्च अधिकारी की बात करूंगा, इंस्पेक्टर कोतवाली को छोड़ करके इंस्पेक्टर के ऊपर के रैंक एक भी उच्च अधिकारी, पहली बार ऐसा हुआ है कि 1800 ईस्वी से भारत मिलाप चला आ रहा है, 1800 ईस्वी से बात कर रहा हूँ। और बीच में आजादी के पहले बीच में बताया जाता है कि 10 से 15 साल गैप हुआ था, बंद हुआ था, लेकिन फिर से शुरू हुआ और तब से ये भारत मिलाप चला आ रहा है। लेकिन अब की ऐसा शिवराज कि जिसमें इंस्पेक्टर के ऊपर, वो भी सिंगल इंस्पेक्टर, ये भी नहीं कह सकते कि 2-3 इंस्पेक्टर लगे थे या 6 इंस्पेक्टर लगे थे, एक सीयू सिटी तक नहीं थे, एक एडिशनल तक नहीं थे, एक आईपीएस तक नहीं थे। आईपीएस के रैंक जो अभी समय चार्ज जो प्रशिक्षण में आए हैं, सीयू सिटी चार्ज पे हैं, वो तक नहीं दिखे। तो सोचिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। और व्यवस्थाओं के नाम पे अभी 2 ही दिन बाद आप कह सकते हैं शुक्र 26 तारीख को राम बारात है, तकरीबन 30 से अधिक रथें निकलती हैं। तो यहाँ का प्रशासन कैसे हैंडल करेगा, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और उससे बड़ा ऐतिहासिक भरत मिलाप होने वाला है। अब की ये भी बताया जा रहा है कि इस भरत मिलाप के लिए काफी दूर दूर से लोगों को बुलाया गया है साज सज्जा कराने के लिए, पूरे शहर को रोशनी में करने के लिए। कहा जाता है जैसे राम अयोध्या पे दीपोत्सव मनाया जाता है, उस तरीके से यहाँ पे भरत मिलाप मनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सोचिए, जब दीपोत्सव की तर्ज पे आपकी भरत मिलाप मनाने का रामलीला कमेटी प्रयास कर रही है,
तो पहले ही दिन रामलीला कमेटी का मनोबल टूट जाता है प्रशासनिक अमले को देख करके कि किस तरीके से कल पुलिस ने जो है अपने एक तरीके से हाथ पीछे खींच लिया था। अब बात दूसरी खबर पे करेंगे। कल भी ड्रोन की चर्चा की थी, आज भी ड्रोन पे ही चर्चा करते हैं। कल भी पहले ग्रामीणों पे मैंने बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, पहले इस खबर पे चर्चा इसलिए जरूरी है, सबसे बड़ी बात है कि कुंभ में भी आपने दिखाया था कि कितनी बेहतरीन तरीके से, कितना नायाब तरीका निकाला गया था मैनेज करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। एक छोटी सी पट्टी या एक रस्सी के सहारे ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा था। तो जब कुंभ जैसी व्यवस्था में, जब करोड़ों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो एक महीनों का, इतने दिनों का एक पूरा का पूरा एक श्रद्धालुओं से बड़ा हुआ एक सैलाब जहां से गुजरता था, वहां पर इस तरीके की व्यवस्था प्रतापगढ़ में हमने देखी है। तो शायद ये बड़ी छोटी सी घटना है ज्ञानेंद्र, इसलिए अब तो इस पर चर्चा करना भी इसलिए अच्छा नहीं लगता कि शायद वहां के लोगों को एक अलग लगता है कि छोड़ दो, सब कुछ है, वॉलंटियर तो है ही। आपने बताया ना, वॉलंटियर संभाल रहे थे पूरी व्यवस्था को, तो ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी वॉलंटियर के सारे है ही, तो हमारा क्या है, उनके जिम्मे तो है ही ना। तो सबसे बड़ी बात है कि जब प्रतापगढ़ के लोग प्रतापगढ़ की समस्याओं को खुद सुलझाने लगेंगे, तो वहां का जो महकमा है ना, वो खुद सुलझने में, उलझना नहीं चाहेगा वो कि उलझे ना हम, भैया हम खुद ही सुलझा लो, चाहे एम्बुलेंस फंस जाए, चाहे कुछ फंस जाए, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की नौबत ना आए, वॉलंटियर तो वहीं लगे ही हैं। सबसे बड़ी बात है, पता नहीं क्या है कि जब प्रदेश का मुखिया इस तरीके से, जो इस तरीके कार्यक्रम होते हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें को लेकर के कहीं ना कहीं अधिकारियों की पेच कसते हुए नजर आते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है श्रद्धालुओं को। अगर प्रतापगढ़ में इसी तरीके से सब कुछ भगवान भरोसे, वॉलंटियर भरोसे छोड़ा जाएगा, तो वहां की व्यवस्था कैसे चलेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब दूसरी खबर पे आप बताइए जो आप बता रहे थे। बिल्कुल, भगवान भरोसे बहुत ही अच्छी चीज आपने बोला आखंड। भगवान भरोसे इस समय कानून व्यवस्था भी चल रही है। ड्रोन का मामला चल ही रहा है, आपको मैंने कल कितने पूरे रूप से समझाया। देखिए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं अखंड, और 24 घंटे में मैं लाइव था, उसी दौरान मेरे पास सूचना आ गई कि 2 घरों में लाखों की चोरी हो गई है। अब इस खबर पे आते हैं। इस खबर पे आने से पहले ही मैं आपको एक खबर और बता दे रहा हूँ कि देर रात कटरा मेदिनीगंज पड़ता है, शहर से मात्र 5 किलोमीटर के रेंज में है, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। आपको बता दें कि देर रात ये लोग गांव के ही लोग बैठे हुए थे और रखवाली कर रहे थे अपने गांव की, कि कोई चोर एंट्री ना कर पाए। चोरों की आशंका में अपने असलहे रखे थे, लाइसेंसी था कि अवैध, ये अभी मैं पुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन चोरों की आशंका में ये लोग फायर करते हैं। देखिए उधर से भी फायरिंग होती है, 2 लोगों की गोली लग जाती है, 2 लोग गंभीर रूप से अभी घायल हैं और उनको स्वरूप रानी, कल देर रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास की बात बताई जा रही है कि ये लोग नहर की पुलिया बैठे थे, आराम से अपना टॉर्च हर चारों तरफ दिखा रहे थे। तो कुछ लोग खेतों में से आते हुए दिखे, तो इन लोगों ने पहले शोर मचाया कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब पास में गए तो उन्होंने जो ये ग्रामीण थे, इन्होंने अपना असलहा निकाला। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि लाइसेंसी था कि अवैध था, ये पुलिस पुष्ट करे। अभी तक उनके ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जब चोरों ने दौड़ाया इन लोगों को, ग्रामीणों को, क्योंकि ग्रामीण 2 से 3 ही लोग थे, क्योंकि एक लोग बच गए उसमें, और इन लोगों ने अपना असलहा निकाला और फायर किया। फायर के दौरान उधर से भी जवाबी फायरिंग आई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। सोचिए खेत में ये लोग मिले हैं। फिर ग्रामीण, जब वो तीसरा आदमी था, वो जाके गांव में शोर मचाता है, गांव के लोग भाग कर आते हैं, तो वहां से चोर भाग जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि 5 से 6 एक ग्रुप था पूरा चोरों का, वो था, और वो जो है चोरी ही करने की नीयत से आए थे। अभी इसी कोतवाली देहात के क्षेत्र में मात्र 1.5 हफ्ते पहले एक डकैती की घटना हुई थी, आपको मैंने खास तौर पे बताया था। पुलिस अभी तक उसका अनावरण नहीं कर पाई है और भगवान भरोसे प्रतापगढ़ पुलिसिंग चल रही है। मात्र 1:30 बजे की रात में कटरा गुलाब सिंह है, उल्टी पूर्व की दिशा में दिलीपपुर थाना के अंतर्गत तकरीबन 15 लाख से अधिक की चोरी हो चुकी है 2 घरों में। सोचिए, और दोनों घर की बात कर रहा हूं, दोनों घर का डिस्टेंस मात्र 1 किलोमीटर के रेंज में था। और ये भी बताया जा रहा है कि उनको भी बंधक बना करके लूटा गया है, और दोनों घर जो है विवाह पड़ा है। अक्टूबर में विवाह है, 22 से 23 अक्टूबर के आसपास विवाह है, और विवाह वाले घर में लाखों की चोरी हो जाना, आपने सही कहा।
कि प्रतापगढ़ जो है भगवान भरोसे ही चल रहा है और पूरा का पूरा पुलिस महकमा सिर्फ अपने में ही मस्त है। और फिलहाल आईपीएस दीपक भूकर आए हुए हैं उन्नाव से। वो बीते संडे को जो है 4 थानों का जो है निरीक्षण करते हैं, कल भी बिल्कुल निरीक्षण पे निकले थे। आए तो हैं उन्नाव से, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती और चैलेंज है। लगातार एक के बाद इस तरह की घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है इन तमाम घटनाओं का पर्दाफाश करना। उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल है कि ड्रोन तो अफवाह हो सकती है, क्या ये चोरी घटनाएं भी अफवाह है? क्या इस तरीके से चोरी की घटनाओं को लगातार, क्योंकि आपने भी ये घटना बताई है, उससे पहले अभी इंद्रवीर भी बता रहे थे रायबरेली से कि बंधक बनाया गया है, तो तमाम ऐसी घटनाएं जगह जगह से आ रही है, उसके फुटेजेस भी आ रहे हैं। तो आखिरकार मान सकते हैं कि ड्रोन की घटनाएं जो है वो अफवाह है और उस पर काम करना चाहिए। जो भी अफवाह फैला रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पर ये जो घटना हो रही है, चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लोग रात में जाग रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए और असलाह कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं बात का विषय है। लेकिन इस तरीके से कोई गंभीर रूप से अगर घायल हो गया है, चाहे वो ग्रामीण हो, तो अपने आप में एक तो पहले तो उनका सामान जा रहा है, चोरी हो जा रही है और उनकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं खतरे पे ही है, खतरे में पड़ी हुई है कि लोग निगरानी करने के लिए वो रात में अपनी खुद चौकीदारी कर रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और उनके ऊपर ही ये जो बदमाश है वो फायर झोंक करके चले जा रहे हैं। अगर वो लोग गंभीर रूप से घायल है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कि इतनी चोरी की घटनाएं बढ़ रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या अफवाह बता देने से क्या ये चोरी की घटनाओं में कुछ कमी आई है? अगर सारी चीजों को अगर कनेक्ट करके देखा जाए तो पुलिस को इस बारे में निकल करके आना चाहिए और बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए और कहीं ना कहीं उन तमाम अपराधियों के बारे में पता लगाना चाहिए कि आखिरकार ये कौन सा गैंग है लगातार जो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस की जिम्मेदारी बनती है और नए कप्तान के लिए बेहद जरूरी है कि जो चोरी का जो गैंग है उन तक पहुंचे, उनका जो चोरी की घटना है उसका अनावरण करे, खुलासा करे और बताए लोगों को कि कौन है वो लोग। क्योंकि लोग रात में जागने को मजबूर है, उनके ना सिर्फ घरों की चीजें ही सुरक्षित नहीं है बल्कि उनकी जिंदगी भी सुरक्षित नहीं है। अब वो अगर जाग रहे हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से अगर बदमाश फायर कर रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि प्रतापगढ़ पुलिस आखिर कर क्या रही है। प्रतापगढ़ पुलिस को इस सब का जवाब देना चाहिए, आगे आना चाहिए। और ये कहते हैं बिल्कुल प्रतापगढ़ पुलिस काम करेगी, यूपी पुलिस काम करेगी, लेकिन अगर आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो ये सवाल तब उठना बंद हो जाएंगे जब आप कोई काम करेंगे। ज्ञानेंद्र वहां के एसपी से जरूर पूछिएगा, प्रतापगढ़ के एसपी से, कि देखिए बड़ी चुनौती आपके सामने, अब आपको आए हुए बहुत दिन हुए भी नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको रोकने के लिए आपने क्या किसी टीम का गठन किया है या आप बेहद करीब है उन चोरों के जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अमनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अमनीश, कौन सी बड़ी खबर है? अमनीश अनम्यूट कर लीजिए। अखन देखिए, दो खबरें हैं। एक तो चकेरी थाना क्षेत्र यहाँ पड़ता है, यहाँ पर जो है मथुरापुर करके एक जगह है जहाँ पर आज सुबह जो है एक बॉडी मिली है। एक युवक है जिसकी जली हुई बॉडी कहीं ना कहीं मिली है। वहां पर जब जो लोग हैं रास्ते से निकल रहे थे तो कुछ बदबू जो है जब लोगों को महक इस टाइप की आई, तो जब वहां पर लोगों ने जाकर के देखा तो एक शव मिला है जो कि आधा जला हुआ है और एक युवक का शव बताया जा रहा है। फिलहाल अभी उस शव की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने जो है सबको अपने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम की हाउस में उसको रखा गया है। अब फिलहाल जब जो है इसकी जांच हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन है, तो उसके बाद में जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, तो लगातार जो है जिस तरीके से आपने भी कई बार जो है जानकारी दी कि जो बाढ़ पीड़ित है, जो पहाड़ क्षेत्र है, वहाँ के क्या हालात है, अगर उनकी बात करें तो मौजूदा स्थिति में जो है जो हाईवे पे लोग रहने को मजबूर थे, अब वहां से फिलहाल निकल करके जो है अपने गंतव्य के लिए पहुंच गए हैं, क्योंकि जो जल स्तर है वो लगातार जो है नीचे। बिल्कुल, अवनीश का कुछ नेटवर्क का इशू है, उनके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? जितेंद्र अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात कीजिए तो ये जो बड़ी खबर अगर बात कीजिए तो ये सपा वर्सेस भाजपा की खबर है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा अगर किसी भी काम को करती है, कुछ त्रुटियां पाई जाती है, कुछ गलत हो जाता है, जिस तरीके से पुल बनता है, पुल गिर जाता है, तो तमाम ऐसे उंगलियां उठते हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आज जो बस्ती की बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो अखंड आपसे बता दें
कि 2005 में बस्ती का एक पुल है टांडा पुल, जिस टांडा पुल से जो आप अकबरपुर, टांडा, जौनपुर और बनारस यहाँ तक कि महाकुंभ में भी इस रोड का पुल का जो है काफी महत्व था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2005 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है और 2013 में स्वयं शिवपाल यादव उस समय इसका उद्घाटन करते हैं। बात सबसे बड़ी है क्या करके 10 साल के अंदर, महज 10 साल अभी बीता इस पुल को, और 72 खंभे इसमें लगाए हैं, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 2231 इसकी मीटर इसकी लंबाई है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा पुल इसे माना जाता है। लेकिन महज 10 साल के अंदर कई बार इसमें अप्रोच में काम भी कराया गया है, कई तरह की पैचिंग हुई है, लाखों रुपए खर्च हुए। लेकिन सवाल ये उठता है 1.9 करोड़ अरब के आसपास के जो रुपया लग के ये जो पुल बनाया गया है महज 10 साल के अंदर कैसे खराब हो गया? क्यों इस पुल को बंद कर दिया गया है? क्योंकि इस पुल को जो है फिर से रिपेयरिंग किया जा रहा है। जानकारी यह भी लग रही है कि इस पुल को बनाने में लगभग 1 साल का समय लगेगा, क्योंकि ये मार्ग पूरे तरीके से ये मार्ग बंद हो गया। फिलहाल अब लोगों को अयोध्या से बात की जाए या जो है और भी जो रास्ते हैं वहां से जाना पड़ रहा है। इस तरह लगभग 46 से 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा लोग का कहना साफ मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी ने ये पुल बना इतनी लंबी लागत से, तो महज 10 साल के अंदर ये पुल कैसे खराब हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भाजपा लगातार, भाजपा के जो जिले के क्योंकि बस्ती के जो आम जनता है, यहाँ की जो भाजपा के लोग हैं, छोटे नेता है, बड़े नेता, सबका यही मानना है कि ये तो समाजवादी की पार्टी के कार्य में हुआ था, 10 साल क्यों नहीं चल पाए? सबसे बड़ा सवाल अखंड ये है। सबसे बड़ी बात है जितेंद्र, समझ में ये परे है, समझ से परे कि टेक्नोलॉजी बहुत हाई हुई है और डे बाय डे टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। एक के बाद एक नई तकनीक सामने आ रही है। अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आज तक काम कर रहे हैं, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी। लेकिन हमारे भारत में और उत्तर प्रदेश और बिहार में जब ये पुल बनते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार में बने, इतने कम वर्षों में अगर ये खराब हो जाते हैं, उनकी गुणवत्ता इस तरीके की होती है कि उनको उस पर गाड़ियों को नहीं चलाया जा सकता है, तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जब पहले इतनी तकनीक भी नहीं हुआ करती थी, तब भी इस तरीके के पुल बना लिए गए कि आज तक चल रहे हैं, उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन महज 10 साल पहले जो पुल चालू हुआ है, उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको एक बार उस पे आवागमन को रोक दिया गया है, तो कहीं न कहीं सवाल तो खड़े होंगे ही, चाहे वो बीजेपी के लोग उठाएं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग उठाएं, चाहे बीएसपी के लोग उठाएं, कि आखिरकार क्यों ऐसी स्थिति पैदा होती है कि इतनी तकनीक आ जाने के बाद भी आज भी इस तरीके से काम कराया जा रहा है कि कोई भी चीज बन करके तैयार होती है, महज कुछ वर्षों में ही वो खराब हो जाती है। क्या कारण है? क्या कुछ बोल रहे हैं वहाँ के अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी थी? उन्होंने इस पर क्या बात की है? जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार क्या वजह है कि 10 वर्षों के भीतर ही ये पुल इस तरीके से खराब होने की स्थिति में आ गया है कि उस पर आवागमन को रोक दिया गया है? बिल्कुल सर, अधिकारियों को भी साफ मानना है कि पुल जो है वो कहीं ना कहीं जर्जर हो गया, उसको निर्माण कार्य उसको फिर से बनाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर पुल जर्जर है तो हर साल उसकी रिपेयरिंग की बात की, तो बीच बीच में उसे पैचिंग का काम या रिपेयरिंग का काम क्यों किया जाता था? फिलहाल शासन ने इसको बनाने का आदेश तो दिया है, लेकिन अभी भी बात यही थी कि वो जो पुल है 72 खंभों पे टिका हुआ है। कहीं ना कहीं जो पुल है वो उस पे स्प्रिंग और बैरिंग की बात की जाए या वहाँ के जो नई तकनीकी है उसको लगा के उस पुल को, क्योंकि वो पुल जो है वो पूरे तरीके से एक आधुनिक पुल है, क्योंकि जंपिंग पुल पूरे तरीके से बनाया गया है। लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द ये बन जाएगा। लेकिन माना अगर ही जाए, पुल जो है अगर पिछली 6 तारीख को बंद किया जाए और आज की अगर डेट की बात की जाए, तो 2231 मीटर का जो लंबा पुल के काम की अगर बात की जाए, तो वर्तमान में मैं आज की बात करूं तो महज और महज सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर अभी काम किया गया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको बनने में कितने साल लग सकते हैं। बिल्कुल वैसे भी जितेंद्र, जो काम हमारे यहाँ होता है, जो काम कुछ महीनों का होता है उसमें वर्ष लग जाते हैं, तो अगर काम वर्षों का होगा तो कितने वर्ष लगेंगे, इसकी जानकारी तो बात फिलहाल अपने आप समझ से परे है। लेकिन कहते हैं ना कि इतनी तकनीक आगे बढ़ चुकी है, हमारी सेना एक बड़े दुर्गम इलाके में भी एक बहुत जल्दी पुल तैयार कर लेती है। लेकिन हमारे भारतीय इंजीनियर सबको नहीं कह सकते क्योंकि बहुत से अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो इस विभाग के इंजीनियर हैं उनके पास किस तरीके की टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं, क्या गुणवत्ता का इस्तेमाल करते हैं, किस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ये समझ से परे है। इतने कम समय में बना हुआ पुल पर आवागमन रोक दिया जा रहा है, अपने आप में सवाल खड़े करने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत से लोग उसका सहारा है, एक दूसरे से कनेक्शन के लिए सहारा है, और अगर उस पर इस तरीके से यातायात बाधित होगा तो समस्याएं खड़ी होंगी। जितेंद्र, फिलहाल अधिकारी क्या कहेंगे, कितने दिन में बनकर तैयार होगा, कितने हो सकता है दिन ना लगे, महीनों लग जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है उससे दो चार होते रहेंगे वहां के जो तमाम राहगीर हैं जो उस पुल का इस्तेमाल करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया है कि पुल जो लंबे अभी 10 वर्ष उसको हुए नहीं थे, उसके उद्घाटन हुए, और उससे पहले ही 10 से 12 वर्ष अगर मान लेते हैं, 10-12 वर्ष हुए भी हैं अगर,
और अगर उस पर ये स्थिति हुई है तो अपने आप में सवाल खड़े करती है कि किस तकनीक का हम लोग सहारा लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के इंजीनियर, क्योंकि सवाल खड़े होंगे ही होंगे, क्योंकि लोगों को समस्या झेलनी पड़ती है तो वो सवाल उठाएंगे। लेकिन आपको बता दें 23 महीने बाद, काफी मशक्कत के बाद सुबह 9 बजे रिहाई होनी थी, लेकिन अब वो समय आ गया है और आजम खां की रिहाई हो गई है। दोनों बेटे वहां पर पहुंचे थे उनको जेल से रिहा कराने के लिए। तो बड़ी खबर है आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि बहुत महीने बाद एक तेज तर्रार नेता जेल से बाहर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के जो नेता है शिवपाल यादव, उन्होंने बोला कि सरकार ने उनको जानबूझकर फंसाया था। तो कहीं ना कहीं अब जो सियासी सरगर्मी होगी, सियासी बयानबाजी होगी, तमाम चीजें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, क्या वो अपने गढ़ में, जिस गढ़ से वो आते हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ से, उसी में रहते हैं, या फिर एक नया राजनीतिक ठिकाना वो तलाशेंगे बीएसपी में जाने के बाद। ये देखने वाली बात होगी कि इस पर बहुत जल्द, क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, इन अटकलों पर विराम तभी लगेगा जब खुद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां इस पर आकर कुछ भी बोलेंगे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।